एवरीवन, आई एम वर्षिका और मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों की बहुत क्वेरीज़ थी कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस प्लीज़ मैम बता दीजिए, तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा। काफ़ी समय से सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैंने वीडियो अभी नहीं बना पाया था, शूट नहीं किया था। तो आज आपके लिए है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या हम एक साथ और दोनों में से फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, या जो भी इसके रूल्स हैं या एज लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर हमें एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ देना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण। स्नातकोत्तर मतलब होता है मास्टर डिग्री। आप चाहे एमए किए हों, एमएससी, या फिर जो भी मास्टर डिग्री होती है, एमकॉम हो, आपको अपने विषय में पीजी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत ज़रूरी, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे कि मेरा होम साइंस का चैनल है तो हमारे पास एमए होना चाहिए मिनिमम, मास्टर डिग्री हमारी होनी चाहिए किस विषय में, गृह विज्ञान में। यदि कोई भूगोल में नेट क्वालिफाई करना चाहता है तो उसके पास भूगोल की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही इतिहास, इसी तरीके से करके करीब 82-83 सब्जेक्ट में जो एनटीए है वो ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। चलिए तो आगे देखते हैं कि विषय में जो हमारा संबंधित विषय है जिसमें हम नेट क्वालिफाई होना चाहते हैं उसमें हमारा स्नातकोत्तर की डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। सामान्य वर्ग को अपनी उस डिग्री में कम से कम 55% अंक होने चाहिए मिनिमम। 55% अगर सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी है, उनके 55% से कम है, 54 भी है, तब भी वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। मिनिमम 55% होना चाहिए। आरक्षित वर्ग जो भी आते हैं जैसे कि SC ST है, या जो भी वर्ग इसमें आते हैं जिन्हें आरक्षण मिलता है, उन्हें 5% की छूट दी जाती अंकों में। जैसे कि सामान्य वर्ग को 55% लाना अनिवार्य है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, वैसे ही आरक्षित वर्ग को 50% भी हो उनका अंक तो भी वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। साथ ही PhD डिग्री जिनके पास हो उन्हें भी 5% अंकों में छूट दी जाती है। चलिए, और एक ये भी है कि क्या मास्टर डिग्री पूरी कंप्लीट होने के बाद ही हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं या इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आप उस दौरान भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। आइए देखिएगा, इसमें जितने भी शब्द हैं उसका मीनिंग हम देखते हैं। तो यूजीसी लिखा हुआ है, यूजीसी का क्या मीनिंग होता है? यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इनका ये काम है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उन्हें अनुदान देता है। अनुदान मतलब आर्थिक सहायता। कॉलेज को चलाने के लिए आप भी जानते होंगे जितने खर्चे आते हैं, जैसे कोई भी एक प्रोग्राम कंडक्ट कराना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, हर चीज़ में खर्च होता ही है। तो इन खर्चों को पूरा करता है कौन? यूजीसी। ये कॉलेज की आवश्यकता के अनुसार अनुदान प्रदान करता है, आयोग है ये यूजीसी। और कहा जाए यूजीसी की स्थापना कब हुई, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में इससे क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1956 में, 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो न्यू दिल्ली में है। आगे देखिए, यूजीसी है क्या? यह भारतीय संघीय सरकार द्वारा 1956 में निर्मित वैधानिक संस्थान है। वैधानिक मतलब यह ऑफिशियली कार्य करता है। यह उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अधिकृत करता है, मतलब ऑर्डर देता है, सारे नियम कानून बनाता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम एक कंडक्ट होना चाहिए या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी उसे कैसे चलाना है, तथा विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के लिए अनुदान की व्यवस्था भी करता है। अनुदान मतलब यही होता है आर्थिक सहायता। यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर ममिडाला जगदीश कुमार। ये नाम याद रखिएगा, आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जगदीश कुमार, प्रोफेसर ममिडाला जगदीश कुमार यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, एनटीए का मीनिंग क्या होता है?
क्योंकि आप जानते हैं ये NTA UGC नेट JRF है, NTA UGC नेट JRF। तो NTA का मीनिंग क्या है? NTA का मीनिंग हम कहें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। यह ऐसी एजेंसी है जो कि कंडक्ट कराती है एक एग्ज़ाम, कह दिया जाए ये अपने अंडर में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो यह पूरी कोशिश करती है कि बिना किसी बाधा के जो एग्ज़ाम होना है पूरे नेशनल लेवल पे वो आसानी से पूर्ण हो जाए। आगे देखिए नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण। अभी देखिए नेट ही आप बहुत नेट JRF नाम सुनते होंगे, तो नेट के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए? तो नेट के लिए अगर हमें नेट एग्ज़ाम में बैठना है तो हमें MA या मास्टर डिग्री हमारी उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। जैसे हमें होम साइंस में मास्टर डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। उसके साथ ही यह जो है NET नेट जो डिग्री है कहा जाए या एलिजिबिलिटी है, यह ज़रूरी है किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। हमें कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा है, हम हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो मिनिमम हमारे पास नेट डिग्री बोला जाए या नेट की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम बैठ सकते हैं। जिनके पास PhD डिग्री होती है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम कहा जाए तो नेट होना चाहिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और जो ये नेट का जो हमें मार्कशीट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ये लाइफ टाइम के लिए होता है वैलिड। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा या 7 साल में एक्सपायर हो जाएगा। एक बार हम नेट क्वालिफाई हो गए तो पूरे लाइफ टाइम जब भी हम चाहें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे देखिए JRF क्या होता है? JRF का मीनिंग है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप यह भारतीय सरकार द्वारा फेलोशिप के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे कि रिसर्चकर्ता अपने रिसर्च को अच्छी तरह से पूर्ण करे तथा देश के विकास में सहायता प्रदान करे। JRF क्या होता है? रिसर्च फेलोशिप होती है, एक तरह से आर्थिक सहायता होती है, उन्हें दी जाती है जो JRF क्वालिफाई होते हैं। देखिए एक ही एग्ज़ाम होता है, होम साइंस का एक ही नेट का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें एक कट ऑफ बना दिया जाता है। मान लीजिए ऐसे इजी शब्दों में हम बताएं तो 10 नंबर का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो कट ऑफ नेट के लिए बना दिया गया कि जिस स्टूडेंट का 6 नंबर आया है वो नेट क्वालिफाई होगा। तो मतलब 6 या 6 से ऊपर ये हो जाएंगे नेट क्वालिफाई। अगर इसी में रूल आ गया, कट ऑफ दूसरा आ गया JRF का, तो जिनका 8 मार्क्स आया है, जितने स्टूडेंट का 8 मार्क्स आया है वो JRF क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये मीनिंग हो गया कि 10 नंबर का एग्ज़ाम था तो इसमें कट ऑफ बन गया कि 6 नंबर आता है अगर, तो नेट क्वालिफाई माने जाएंगे। तो 6 से 7 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट का 6 आया, 7 आया, तो मान लीजिए वो नेट होगा। अगर उसका 8 नंबर आ गया तो वो JRF माना जाएगा। और जैसे ही JRF कंप्लीट होगा तो उसे भारत सरकार के द्वारा एक धनराशि प्रदान की जाएगी जब तक वह उस टॉपिक पे रिसर्च करता है। क्योंकि जो JRF होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च आप जान ही रहे हैं, ये उन्हें दी जाएगी जो किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। और जब कोई भी चीज़ों पे शोध होता है, रिसर्च होता है, तो वो ऐसा है कि उससे हमारे देश को ही लाभ होता है। जैसे आप भी किसी भी टॉपिक पे आगे चल करके PhD करेंगे, रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, तो कोई एक टॉपिक लेंगे ना, उस टॉपिक के बारे में पहले से भी किसी न किसी ने कुछ शोध कर रखा है, आप उस टॉपिक को लेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, तो इससे क्या होगा, कोई भी जो नया आपको ज्ञान मिलेगा या आप उस कंक्लूज़न पे निकलेंगे कि हम ये कह रहे इस पहले इसमें ये कमी थी, हमने ये सुधार किया है, या इस चीज़ को हम अगर आगे लागू करते हैं तो हमारे देश को इस तरीके से लाभ होगा। तो इसीलिए JRF फेलोशिप देती है गवर्नमेंट जो अच्छे मार्क्स से नेट परीक्षा पास कर लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। और फिर ये देखिएगा कि ये JRF मिलती कब है। तो ऐसा नहीं है कि आपके 8 नंबर आ गए और आपको गवर्नमेंट देने लग जाएगी फेलोशिप, पैसे देने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ये हमें तब मिलेगा जब हम PhD में जब हम एडमिशन लेंगे या कहा जाए हम अपना शोध रिसर्च कार्य शुरू करेंगे,
ऑफिशियली, तब हमें गवर्नमेंट ये फेलोशिप देती है और हमें जेआरएफ पास करने के 3 वर्ष के अंदर ही कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, अपना रिसर्च कार्य शुरू करना है, तभी हमें फेलोशिप मिलेगी। आगे देखिएगा जेआरएफ की पात्रता की आयु कितनी होती है। हमने एक फॉर्म फिल किया, उसी में आप फॉर्म फिल करने के समय आपने अगर देखा हो, शायद ध्यान दिया हो, नहीं भी दिया है तो आगे ध्यान दीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए पूछता है कि आप अप्लाई किस लिए कर रहे हैं, नेट या नेट जेआरएफ बोथ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों के लिए। तो अगर आपकी आयु 1/12/2022 1 दिसंबर 2022 में जोड़ने पर 30 वर्ष से अधिक हो रही है, तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इसके पात्र नहीं हैं, आपकी आयु ओवर एज हो जाएगी। तो हमें ये गणना करना है कि 1/12/2022 तक में हम 30 वर्ष या उससे अधिक ना हो, 30 वर्ष हो या उसके अंदर ही रहें, तभी हम जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। और ये जो आयु बताई गई है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताई गई है, 30 वर्ष। उसके अलावा देखिएगा ओबीसी, ऐसे ओबीसी जो सेंट्रल सूची में जिनका नाम दिया हुआ है, जिनकी कास्ट बताई गई है, तो ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, साथ ही थर्ड जेंडर और विमेन को 5 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाती है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर 30 वर्ष का है, वो अनरिजर्व कैटेगरी से है, तब वो दे सकता है जेआरएफ। इसके अलावा इनमें से कोई भी व्यक्ति 35 वर्ष का भी होता है, लास्ट 35 वर्ष तक वो इस जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, पात्र है। कोई महिला हो, थर्ड जेंडर हो, ओबीसी हो या एससी एसटी हो, कोई भी व्यक्ति, वो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसका मतलब 30 वर्ष था पहले रूल, इसी में 5 वर्ष और जोड़ दिया जाए तो ये सारी कैटेगरी 5 वर्ष और मिलाने पर 35 साल तक एलिजिबल है जेआरएफ के लिए। आगे देखिएगा, एनओटीई इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप जेआरएफ के लिए आपके पास 30 साल होना चाहिए, और अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन आपको अगर नेट क्वालिफाई करना है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। आप नेट कभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए आपको मेहनत अगर करनी है, आप चाहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिले, तो आपको 30 वर्ष होना चाहिए या फिर ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। आगे देखिएगा, परीक्षा पद्धति, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है समझते चलिएगा कि ये एक ही पेपर में एक ही साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर 2 पेपर हमें दिखाई देंगे। एक फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन होता है, जो भी यूजीसी की तरफ से 82-83 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उनमें फ़र्स्ट पेपर ये कॉमन है, हर विषय वाले को ये जो फर्स्ट पेपर ये पढ़ना पड़ता है। दूसरा जो पेपर होता है द्वितीय प्रश्न पत्र, ये हमारा विषय से संबंधित होता है। तो फर्स्ट पेपर में 100 अंक के क्वेश्चन होते हैं, 50 प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, इसमें ये ज़रूर याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, उनमें से 50 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में, जो कि एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो ये हो गया टोटल 100 नंबर के, 100 अंक इसमें मिलेगा। और समय अभी हम देखते हैं। वैसे ही दूसरा है प्रश्न पत्र, ये भी है 200 अंक का, क्योंकि इसमें आता है 100 प्रश्न, इसमें आएगा 100 प्रश्न और सभी प्रश्न इसमें भी करने अनिवार्य हैं, तो ये 100 प्रश्न हो जाएगा 2 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इन दोनों पेपर को हम एक ही साथ एक ही कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके लिए हमें टोटल मिलेगा 3 घंटे। इसके लिए हमें टोटल 3 घंटे मिलते हैं, जिसमें हम चाहें तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही माउस के द्वारा क्लिक करके आप फर्स्ट पेपर पे भी पहुंच सकते हैं, सेकंड पेपर पे भी पहुंच सकते हैं। टोटल आपको 150 क्वेश्चन दिखाई देंगे, टोटल क्वेश्चन 150, और जो कि होता है 300 नंबर का। तो आप चाहें तो 150 में से आप चाहें तो डायरेक्ट आप 147 क्वेश्चन पे भी पहुंच सकते हैं, 72 क्वेश्चन पे भी पहुंच सकते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन पे भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले फर्स्ट पेपर सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ही सेकंड पेपर सॉल्व करें।
और ये भी चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जब आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले अपना पेपर जो कि आपका विषय है, जैसे कि मेरा तो स्पेशल यही गृह विज्ञान है, तो आपको पहले गृह विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए, उसके बाद आपको फर्स्ट पेपर में लगना चाहिए, क्योंकि ये आप इसमें मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं, आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है ऐसा माना जाता है और आप इसकी काफ़ी तैयारी भी करते हैं, तो आपको पहले अपना विषय देखना चाहिए, उसके बाद ये। और भी याद रखिएगा जैसे कि जो नेट फर्स्ट पेपर होता है उस पर कॉमन क्वेश्चन आएंगे, जो नेट सेकंड पेपर होता है वो हमारा विषय होता है, और नेट फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 नंबर का। सेकंड पेपर जो हमारा होम साइंस विषय है या कोई भी अन्य विषय है तो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 नंबर के। 3 घंटे का हमें समय मिलेगा और 300 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन के लिए मान के चलिए आपको निर्धारित समय आपके सामने लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेट की परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, डाउटफुल है कि इसका आंसर क्या होगा, तो भी आपके पास अगर समय नहीं बचा है तो आप क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आपको जो लग रहा है कि ये आंसर शायद हो तो आपको उसे क्लिक कर देना चाहिए, हो सकता है आपका वही सही हो जाए। आगे देखिएगा, सभी प्रश्न एक साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देंगे और आप फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी प्रश्न को या प्रश्न पत्र को आप हल कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। प्रश्न पत्र की भाषा क्या होगी ये देखिएगा। यदि आप फॉर्म फिल करने के समय अपनी भाषा अंग्रेजी चुनते हैं तो आपको प्रश्न सिर्फ अंग्रेजी में दिखाई देंगे स्क्रीन पर। यदि आप फॉर्म फिल करने के समय अपनी भाषा हिंदी चुनते हैं तो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा दिखाई देगी। आप चाहें तो उससे क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। परीक्षा का माध्यम क्या है या परीक्षा का मोड क्या है, किस बेस पे होती है परीक्षा या कैसे होती है, तो ये याद रखिएगा, यह कंप्यूटर पर होती है परीक्षा। सीबीटी टेस्ट है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि ये कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा होती है। ये ऑफलाइन नहीं होती, ऑनलाइन होगी ये परीक्षा। फिर देखिएगा प्रश्न पत्र फर्स्ट में क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो इसमें शिक्षण योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तर्क शक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैचारिक तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं जो कि बहुविकल्पीय एमसीक्यू रूप में आते हैं। शिक्षण की योग्यता, इसमें आप समझ लीजिए कि आपको कोई चीज़ें किताबी ज्ञान नहीं इतना पूछा जाएगा, जितना पूछा जाएगा कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपकी तर्क शक्ति, रीजनिंग पावर, आपके विचार, आपका ये सामान्य ज्ञान। ये मत समझिएगा कि इसमें इतिहास भूगोल आता है, इसमें आपका जनरल नॉलेज देखा जाता है कि आप उस परिस्थिति में यदि कक्ष में कोई समस्या उत्पन्न होती है, स्टूडेंट की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे फेस करेंगे या स्टूडेंट को कैसे समझाएंगे, यही चीज़ें इनमें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछी जाएगी। आगे है प्रश्न पत्र द्वितीय सेकंड पेपर, जो कि हमारा है जैसे होम साइंस। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट आप हो, होम साइंस हो, भूगोल हो, अंग्रेजी, इतिहास, कंप्यूटर, किसी भी परीक्षा में जिसमें आपने मास्टर डिग्री हासिल की है, इसमें आप नेट क्वालिफाई हो करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो इससे आप जो सेकंड पेपर है उस पर तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कोई भी विषय हो, और इसमें MCQ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आज का वीडियो। और अगर आपको इससे रिलेटेड सिलेबस चाहिए, चाहे नेट फर्स्ट पेपर के पेपर का प्रश्न पत्र का, चाहे सेकंड पेपर का या प्रश्न पत्र का, आपको अगर सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस भी बता दूँगी। अगर इससे नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कोई भी और डाउट रह गया हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बना दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर आपकी जैसी भी ज़रूरत होगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिसर्च होम साइंस नाम से अवेलेबल है। धन्यवाद।